Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 10th का चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है बच्चों सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ सिंगल आइसोलेटेड बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम फ्रिक्शनलेस बोर्ड बाय अ लाइट अनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स, इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये एक बॉब है और उस बॉब का मास m है। अब एक अनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को हमने इस बॉब के साथ अटैच कर रखा है, या आप ये कह दें कि अनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का एक एंड को हमने बॉब के साथ कनेक्ट कर रखा है और जबकि दूसरे एंड को हमने एक हुक की मदद से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। अब बच्चे, इस हुक को हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर रखा है। अब बच्चों, इसके रेडियस, इस बॉब का रेडियस से लेके इस हुक तक की जो लेंथ होगी उसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? दोबारा सुन ले, इस बॉब का बच्चों रेडियस और इसके हुक की जो लेंथ होगी तो उसको बच्चे हम इफेक्टिव लेंथ कहेंगे, और हम बच्चों प्रैक्टिकल के अंदर भी इफेक्टिव लेंथ का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स, एट पॉइंट ओ या मीन पोजीशन पर इस बॉब पर एक फोर्स एक्ट करती है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो वो बच्चे उसके वेट के इक्वल होगा। W इज इक्वल टू mg। ठीक हो गया? और बच्चों, इसके एक और फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि इसके ऑपोजिट फोर्स लगेगी, तो उस फोर्स को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब गौर करने की बात यह है कि एट पॉइंट O या एट मीन पोजीशन पर टेंशन और वेट मैग्नीट्यूड में बच्चे इक्वल हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, इस बॉब पर बच्चों दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो पहली फोर्स W इज इक्वल टू mg और दूसरी टेंशन की फोर्स T है। अब बच्चों, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट फोर्स एट मीन पोजीशन पर 0 होगी और जिसकी वजह से ये पेंडुलम मूव नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स, इस पेंडुलम को या इस बॉब को मैं एट पॉइंट ए तक लेकर जाऊंगा, इसको मुझे डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब डिस्प्लेस करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब मैं इस बॉब पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं और उसको एक्सट्रीम पोजीशन A तक ले गया। अब बच्चों, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W इज इक्वल टू mg, और बच्चों टेंशन T भी प्रोड्यूस होगी। अब गौर करने की बात यह है कि टेंशन T और वेट इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है बच्चों, और ना तो बच्चों ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है? इट मीन्स ये दोनों फोर्सेस बच्चों अब डिफरेंट हो गई हैं। अब स्टूडेंट्स, होगा क्या कि हम इस वेट के कंपोनेंट को ड्रा करेंगे। एक कंपोनेंट बच्चे mg कॉज ऑफ थीटा, ठीक हो गया, और दूसरा बच्चों mg साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम करेंगे कि mg साइन ऑफ थीटा और टेंशन T ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये कंपोनेंट बच्चों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, या ये कह लें कि ये वेट का कंपोनेंट और टेंशन T एक दूसरे के बच्चे ऑपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है,
तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। अब एक कंपोनेंट बचा है जो इसको बच्चे मीन पोजीशन तक लेकर जाएगा। अब आपको पता है कि मीन पोजीशन तक जो फोर्स लेके जाती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स बच्चे किसके बराबर होगी, mg साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये वो कंपोनेंट है जो बॉडी को बच्चे एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा। आपसे वो पूछ सकता है कि वो वेट का कौन सा कंपोनेंट है जो इस बॉब को मीन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। तो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है बच्चों mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है, वेट का mg साइन ऑफ थीटा इस बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक लेकर आएगा। अब दोबारा बच्चों मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक बॉब का इनर्शिया लेकर जाएगा। ठीक है, अब इस बॉब के दोबारा फिर कंपोनेंट ड्रा करेंगे बच्चे। ठीक है, ये वेट हो गया, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब बच्चों इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट स्टूडेंट्स ये होगा। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक बच्चों हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, आप पढ़कर आए हैं। तो स्टूडेंट्स ये एंगल थीटा है, हम एंगल थीटा मैं भूल गया लेकिन आपने याद रखना है एंगल थीटा पर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं। ये एंगल थीटा स्टूडेंट्स, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो बुक का बच्चों पहला पैराग्राफ है, उसके अंदर ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये है बच्चों कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड में सेम है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इसको समझते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, मीन पोजीशन स्टूडेंट्स ये एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन बच्चों एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो इसके ऑपोजिट होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में सेम है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई आपको। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है मीन पोजीशन के गिर्द बच्चे ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से जब मैं एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये मीन पोजीशन की तरफ बच्चे अपने वाइब्रेशन करता रहेगा। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। अब बच्चे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स ये है बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बुक का पहला पैराग्राफ लिखना आपने। अब बच्चों पढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहला पॉइंट, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। वो कहता है कि एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है जब वो अपने फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करे। तो स्टूडेंट्स ये अपने फिक्स्ड पॉइंट या मीन पोजीशन के गिर्द ये बॉब टू एंड फ्रो मोशंस करता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रहा है इधर, या सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स दूसरी पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन
ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है आपने देखी कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पे भी ये तो था इसका, अब यहाँ पे भी बच्चों ऐसे ही होगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। स्टूडेंट्स अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में कुछ इस तरह से होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बेटा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे। एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स मीन पोजीशन पर बच्चों एक्सेलरेशन जीरो होगा एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स मीन पोजीशन पर बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा जीरो हो जाएगी और बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चे मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। ठीक हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी की वैल्यू बेटा जीरो हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू बच्चे जीरो, वाइल वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। और बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये बच्चे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ठीक हो गया। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और ये वेलोसिटी बच्चे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड का फार्मूला बच्चे होता है T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L ओवर G। अब स्टूडेंट्स इसका हम थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो आप इस फार्मूले में देख रहे हैं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों अंडर रूट L के। स्टूडेंट्स इस फार्मूले के अंदर L बेटा लेंथ ऑफ पेंडुलम जिसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, और G स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। अब इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो ये ग्राफ आप प्रैक्टिकल में बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स टाइम और बच्चों वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स टाइम और एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स हम लेंगे लेंथ। ठीक है। अब इन दोनों के बिटवीन इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ बनेगा। अब स्टूडेंट और बच्चे इधर अंडर रूट 1/g अंडर रूट जी, तो इसका ग्राफ भी बच्चे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ अलबत्ता बच्चों इधर होता बच्चों g अंडर रूट जी, लेट्स सपोज इधर बच्चे अंडर रूट होता g, तो तब हमारा ग्राफ बच्चों कर्व बनता। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द टाइम पीरियड। ये जो टाइम है ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स इसकी सबसे पहले डिपेंडेंस पढ़ते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स इसकी जो लेंथ है इफेक्टिव लेंथ इस पे डिपेंड करता है, और दूसरा स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर बच्चों मैं लेंथ को मैं इंक्रीज करूंगा तो इट मींस टाइम पीरियड भी चेंज होगा। ठीक है, और टाइम पीरियड चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स आगे है इंडिपेंडेंट। तो ये टाइम पीरियड मास ऑफ पेंडुलम के इंडिपेंडेंट होता है और एम्पलीट्यूड के। इससे मुराद ही है अगर बच्चों में मास ज़्यादा लेता हूँ, बड़ा लेता हूँ मास, ठीक है, तो फिर मैं इसको बेटा वाइब्रेट करवाता हूँ और फिर मैं टाइम चेक करूँगा तो टाइम पे बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
आप जितना मर्जी बड़ा मास ले लें, आप लेट्स सपोज 20 वाइब्रेशन के लिए आप टाइम देखेंगे तो स्टूडेंट्स चाहे बड़ा मास ले लें चाहे छोटा मास का बॉब ले लें तो टाइम इक्वल ही आएगा। ठीक हो गया। अब बच्चों एम्पलीट्यूड से मुराद ये है, अब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, जितना मर्जी डिस्टेंस बढ़ा दो स्टूडेंट्स, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है कि जो टाइम पीरियड है इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ पेंडुलम और इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे, तो कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि पहली डेफिनेशन है स्टूडेंट वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ऑफ ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मेन पोजीशन के गिर्द अगर कोई बॉडी एक चक्कर मुकम्मल करती है तो उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स कि अगर कोई बॉडी अपने मेन पोजीशन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ से समझते हैं इस डायग्राम से कि एक चक्कर कैसे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स बॉडी को मैं उठा के मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गया, अब ये बॉल बच्चे दोबारा फिर मेन पोजीशन तक आएगा, फिर बेटा ये एक्सट्रीम पोजीशन, अदर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर दोबारा मेन पोजीशन। स्टूडेंट्स इस तरह से समझ लें कि बॉडी सबसे पहले बेटा हम मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गए, फिर बॉडी बेटा रुकेगा नहीं बल्कि दोबारा कहाँ पर आएगा, मेन पोजीशन से। अब मेन पोजीशन पे बेटा रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया, अब दोबारा जाएगा अदर एक्सट्रीम पे, तो अदर एक्सट्रीम पे रुकेगा नहीं बल्कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा मेन पोजीशन पर आएगा। अब ये एक मुकम्मल चक्कर हुआ है बेटा, ठीक है, तो इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट कि वन कंप्लीट राउंड ऑफ ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। स्टूडेंट्स मेन पोजीशन के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर को हम बच्चे वाइब्रेशन कहते हैं या वन वाइब्रेशन कहते हैं या वन साइकिल कहते हैं स्टूडेंट्स। अब है टाइम पीरियड, तो टाइम टेकन बाय अ बॉडी कंप्लीट इन वन वाइब्रेशन। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए बॉडी को जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके कंसेप्ट को समझे कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए बॉडी को जितना टाइम लगता है उसके टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए, ये बच्चे एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, इसके लिए मुझे बेटा जितना टाइम लगेगा तो इसी टाइम को बच्चे मैं क्या कहूँगा, टाइम पीरियड क्या कहूँगा। अब टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ, या आप ये भी कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नाउन एज टाइम। तो स्टूडेंट टाइम का यूनिट होता है SI, वो सेकंड होता है। अब बच्चों एम्पलीट्यूड को हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। स्टूडेंट्स हमारा जब हम वैल्यूज लेते हैं तो हमें लास्ट में बच्चों एक साइनोसाइडल वेव मिलेगी, ठीक है, ग्राफ के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से होगी, इसको कहते हैं बच्चों साइनोसाइडल वेव। अब बच्चों ये हमारे मेन पोजीशन है। अब बच्चों ये बॉडी का मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स कि बॉडी का मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के फासले को हम क्या कहेंगे,
एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये एम्पलीट्यूड है, इसको हम एक्स नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये तो था बच्चे पॉजिटिव और ये बेटा हो जाएगा नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस ग्राफ में एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है। तो आपने बात याद रखनी है कि एक तो बच्चे पॉइंट सेम होना चाहिए और दूसरे नंबर पे बच्चों उस पॉइंट पर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो तब हमारी वन वाइब्रेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इधर हम देखते हैं कि ये बेटा एक पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट, ये फिर ये, ठीक है। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम और बच्चों मीन पोजीशन। अब एक बात आपने गौर करनी है, मैंने कहा था कि पॉइंट सेम होने चाहिए और दूसरे नंबर पे उस पॉइंट पर बच्चों डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो तब हमारी वन वाइब्रेशन या वन साइकिल कंप्लीट होगी। तो मैं रेड से बच्चे कर देता हूँ। तो इस साइड पे बच्चों इस पॉइंट पे हम डायरेक्शन चेक करते हैं, तो डायरेक्शन है बच्चों अपवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन अपवर्ड है। अब इस पॉइंट पे बच्चों डायरेक्शन क्या है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स इधर भी बेटा डाउनवर्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमने डायरेक्शन सेम लेनी है पॉइंट पे, तो इस साइड पे बच्चे, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, सॉरी ये डायरेक्शन, सॉरी इधर ये इस साइड पे होगी डायरेक्शन इस पॉइंट पर। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट भी सेम है और डायरेक्शन भी बच्चों सेम है, ठीक है। तो तब हमारी बॉडी ने वन वाइब्रेशन कंप्लीट की होगी। अब लास्ट में बच्चों फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन वन सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन बॉडी की होती हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स कि एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि एक सेकंड में अगर बॉडी 2 दफ़ा वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स 2 होगी। अगर एक सेकंड में 5 दफ़ा बॉडी वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा 5 होगी, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और लास्ट में स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, तो F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है। अब ये फ्रीक्वेंसी है, ये बच्चों टाइम है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, ये है एमसीक्यूज। तो आप इस फार्मूले के देखते हुए करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज इक्वल टू दी 1। इस टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा। तो एफ टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स लास्ट में इसका यूनिट एस आई यूनिट इज एस आई यूनिट, तो एस आई यूनिट इज हैजर्ड। तो इसका जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है वो हैजर्ड होता है, और जबकि दूसरा बेस यूनिट होता है वो पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब बच्चों सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट में आती है क्योंकि पेंडुलम का टॉपिक है, तो सेकंड पेंडुलम बच्चे डेफिनेशन पेपर में आ जाती है। तो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो तो उसे हम बच्चे सेकंड पेंडुलम कहते हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो इसको लाइक लाजमी करें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।